जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, संगत जी सच में ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, जितना हो सके हमें इस मौके को मतलब एक होता है ना, हासिल करना चाहिए और हमेशा यही ध्यान देना चाहिए कि हमें गुरुजी ने क्या संदेश देना है इससे, क्या हमें उन्होंने ये बात समझानी है, कुछ बोलना है, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, हो ना हो, अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। हो सकता है आपका किसी वजह से माइंडसेट सही ना हो तो आपका मन शांत करने के लिए, हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए अलर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मुश्किल में हैं या आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं इसीलिए ही बस गुरुजी आपको कुछ करेंगे या कैसे, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता होता कि हमें किस बात की ज़रूरत है, हमें क्या इशारा देना है गुरुजी ने, क्या हमें समझाना है गुरुजी ने। शायद हम कुछ गलत कर रहे हो लेकिन हमें लग रहा हो कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, है ना संगत जी। इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि जब भी सत्संग सुनते हैं ना तो आप अपनी चीज़ों को ध्यान दिया करो और सत्संग सुनते सुनते ना अपने साथ रिलेट किया करो, ताकि आपको समझ में आएगा कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी हमारी उंगली पकड़ लेते हैं ना तो वो नहीं छोड़ते, चाहे हम वो गलत जा रहे हो चाहे हम सही जा रहे हो, हमें सही रास्ता दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कितना का समझ पा रहे हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी इस चीज़ों को इग्नोर ना करो और गुरुजी को हमेशा सच्चे मन से मानो, एक बिलीव सिस्टम बनाओ। देखो फिर गुरुजी आपका कैसे कल्याण करते हैं। क्योंकि गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं संगत जी। उनको थोड़ा सा हम बोलते हैं ना तो वो हमें बहुत देते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सही होता है वही। ऐसा नहीं है कि आपने जिद करी बच्चों की तरह और आपको वो मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए संगत जी, बहुत देर हो गई, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, पहले हम हमेशा की तरह गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है, जैसा उन्होंने लिखकर भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, इस तरह से आंटी जी ने अपना सत्संग शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से जिस तरह से शुरू हुई है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। और अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि जब मैंने मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई थी तब भी मैंने बहुत गलतियाँ की थी। उसके लिए मैं हमेशा गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे बहुत टाइम से ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक दो बार मुझे गुरुजी के मैसेज भी दिखे कि सत्संग शेयर करो, लेकिन उनको मैंने इतना गौर नहीं किया। लेकिन सच में संगत जी, मेरे मन से ऐसा भाव आ रहा था कि मुझे एक सत्संग शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपना, और मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, इसीलिए मैं पहले ही आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी थी वो ऐसी थी कि मैं हर वक्त गुरुजी को कोई ना कोई चैलेंज देती रहती थी, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पे संगत जी गुरुओं वगैरह पे यकीन नहीं करते थे। हम लोगों को बस यही लगता था कि ये जो गुरु होते हैं सिर्फ ये एक भ्रम पैदा करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो गुरु होते हैं ये वो भी ऐसे जो
मतलब अपना ये बोलते रहना, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना जिन पे खुद वो अमल नहीं करना, ऐसे हम मानते नहीं थे उनको संगत जी। और इसीलिए मुझे था कि ये वाले जो गुरुजी हैं ये भी क्या ही करेंगे, ये भी ऐसे ही होंगे जब जैसे सारे हैं। मुझे बहुत बहुत माफ़ी चाहिए गुरुजी से और गुरुजी की संगत से। सच में मैं बहुत गलत थी। वो मुझे विद इन टाइम समझ में आया संगत जी, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को बहुत बार चैलेंज किए। लाइक मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनके जो ससुराल वाले हैं वो दिल्ली में रहते हैं और उनके ना ससुराल वाले गुरुजी को बहुत मानते हैं संगत जी। क्योंकि वहाँ पे जो दिल्ली में रहने वाले, मुझे लगता है बहुत सी संगत हैं जो गुरुजी की संगत है, क्योंकि गुरुजी को जानते हैं। तो उसके साथ साथ ना उनकी वजह से, क्योंकि मेरे अंकल काफ़ी छोटे हैं मेरी ननद से, तो वो उनके पास जाते रहते थे। छोटे एज इन के इनमें गैप है 9 सालों का, 9-10 साल का गैप है। बहुत लेट हुए थे अंकल, और उनकी दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। और उसके बाद मेरे अंकल जाते थे उनके पास। तो जब उनके पास जाते थे तो वो उनको गुरुजी के पास ज़रूर लेकर जाते थे। तो गुरुजी के पास जाते थे तो कहीं ना कहीं मेरे अंकल भी संगत जी गुरुजी के साथ अटैच थे। लाइक कुछ भी अगर करना होता था तो वो गुरुजी बोलते ही थे, जय गुरुजी। लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं हुआ, और सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से गुरुजी हैं, मैंने कभी नहीं देखा था, बस इनके मुँह से नाम सुना था। कभी मैंने नहीं सर्च किया, मुझे था कि ऐसे ही बोलते होंगे, हम बोल देते हैं जैसे भगवान को। लेकिन जहाँ मेरी परवरिश हुई है ना, हम वहाँ पे शिव को बहुत मानते हैं संगत जी, शिव जी की बहुत पूजा करते थे। लेकिन गुरुओं वगैरह पे यकीन कभी नहीं किया, ना किसी के से प्रवचन सुने हमने, और ना ही ऐसे कुछ फालतू, बस जिनकी जैसे शिव कथा वगैरह होती थी या वो जो बोलते थे बस हम वही सुनते थे, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनते थे। और संगत जी ऐसे करते करते वैसे मेरी अगर मैं शादी की बात करूँ तो मेरी शादी बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं थी मेरी। मेरे और अंकल में काफ़ी डिफरेंसेस थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे हम लोगों में। मैरिज के बाद से ही इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई, यानी कि हम में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हम में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत झगड़े होते थे। और मेरे वाली तरफ तो इन चीज़ों को बहुत मानते थे, जैसे कुंडली वगैरह में। लेकिन इनकी तरफ नहीं मानते थे बिल्कुल भी कि कुंडली मिलाना या कुछ। तो हमारी कुंडली नहीं मैच हुई थी, नहीं मिलाई गई थी शादी के टाइम पर। तो मुझे ऐसा ही लगता था, मेरी फैमिली वालों को भी यही लगने लगा कि शायद ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने कुंडलियाँ नहीं मिलवाई, हमें वो मिलवानी चाहिए थी, इसीलिए तुम्हारा शायद ये सब कुछ ठीक रहता। लेकिन मुझे ये लगता था कि कुंडलियाँ मिलवाने से भी कुछ नहीं होता है तो वो अपनी किस्मत में जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। शायद मेरा फेस था वो कि मुझे ऐसा सहना पड़ना था, और शायद मैं नहीं, मेरे अंकल भी शायद मेरी वजह से सह रहे हो। अगर वो खुश नहीं है तो ऑब्वियसली उनको भी, जैसे मुझे एक साथ रहने में प्रॉब्लम होती थी या मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, तो वो भी होते ही होंगे। इसमें मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल सकती, मैं सिंपैथी नहीं ले सकती। लेकिन संगत जी मेरे अंकल को कैंसर था, और कैंसर अभी ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग थी। तो हम लोग बस बहुत टेंस्ड रहते थे उस चक्कर में भी कि है अभी कैंसर है। और इसी चक्कर में संगत जी जब मेरी शादी हुई थी उसके मुझे 4 साल बाद पता चल गया था कि इनको कैंसर है। और उतने में सिर्फ मेरी एक बेटी हुई थी, और हमने फिर दूसरा बेबी भी प्लान नहीं किया, सिर्फ मेरे पास एक बेटी थी। और क्योंकि प्लान करना जो संगत जी, क्योंकि मुझे एक मन में डर तो देखो आ ही जाता है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल कोई छोटी बीमारी तो है नहीं। मेरे को बहुत डर रहने लग गया था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं क्या करूंगी अकेली, अगर मेरे पास 2-2 बच्चे होंगे तो। बस मुझे एक बेटी हुई थी। और मेरी एक्चुअल में गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई 2019 में। मेरे अंकल इलाज के चक्कर में दिल्ली गए थे अपनी सिस्टर के पास, और जब वो सिस्टर के पास गए तो उनको मेरी सिस्टर ने गुरुजी का स्वरूप दिया। और जब वो घर आ गए तो मैंने उनको बोला कि
मतलब मैंने जब अनपैक किया बैग तो मैंने उनमें स्वरूप देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किनका स्वरूप है, तो उन्होंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने वैसे ही वो सूटकेस बंद कर दिया, स्वरूप को अंदर रखा और मैंने वो बंद करके रख दिया। उसमें मैंने ना जैसे अंकल के 2-4 ऐसे कपड़े थे जो कि बाहर रखने नहीं वाले थे, मतलब वो बाहर ऐसे पहनने वाले थे, होते ना जैसे कई स्पेशल जो हम कहीं बाहर ही जाते तभी यूज़ करते हैं फॉर्मल। तो मैंने वो वाले उनके अलग ही रख दिए थे उसी बैग में कि अगर हमें कभी भी ऐसे, मैं वैसे भी संगत जी एक आधा बैग ऐसे पैक करके ही रखती थी, क्योंकि ऐसे नहीं कि पूरा ही पैक मतलब 2-4 कपड़े से रखती थी, क्योंकि कभी इमरजेंसी हो जाए तो हमें फटाफट से जाना पड़े, तो मैं इन चक्करों में ना पड़ूं। मैंने उसी में ही गुरुजी का स्वरूप रखा और मैंने वापस से वो रख दिया बैग सूटकेस। उसके बाद ना 3 या 4 दिन बीते होंगे कि मेरे अंकल ने पूछा कि वो स्वरूप कहाँ है जो गुरुजी का मेरे पास था, मैं लाया था। तो मैंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप तो मैंने सूटकेस में ही रखा है, मैंने नहीं निकाला है बाहर। तो उन्होंने मुझे डांटा और मुझ पर गुस्सा किया कि तुमने गुरुजी को बंद करके रखा हुआ है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मुझे लगा था कि तुम बाहर रख दोगी, उनको किसी अच्छे उनका आसन बनाओगी कुछ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे क्या पता कि गुरुजी के साथ क्या करना होता है, मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मल फ़ोटो है और फ़ोटो को रख दिया मैंने वैसे, क्योंकि संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था। क्योंकि ऐसा भी हो ना कि हमने कभी भी ऐसे गुरुओं को माना हो तो वो भी चीज़ नहीं थी, तो मुझे पता कैसे होगा कुछ भी। मैंने बोला कि ठीक है तुम थोड़ा टेक इट ईजी, मैं निकाल देती हूँ। और उन्होंने बोला कि तुम ठीक है अच्छे से उनको रखो, निकालो बैग से, तुमने उनको बंद करके रखा हुआ है, तुम्हें दिमाग नहीं है। बस वो ऐसे बोलते गए काफ़ी देर तक बोलते गए। तो मुझे ना पहले तो गुस्सा आने लग गया कि क्या मतलब ऐसे कौन से गुरु हैं ये जो इतना मेरे पे चिल्ला रहे हैं। फिर मुझे गुस्सा दीदी पे भी आया कि बिना मतलब उनको पता है जब हमारे घर में सब होता नहीं तो उन्होंने क्यों पकड़ा दी ये फ़ोटो। बस क्योंकि संगत जी मुझे पता ही नहीं था कि वो गुरुजी को स्वरूप बोलते हैं, फ़ोटो नहीं बोलते, कुछ भी नहीं पता था। मैं सच में माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए, लेकिन संगत जी जब मुझे नॉलेज ही नहीं थी तो मैं कुछ भी बोलती, मेरे लिए तो वो सही था। लेकिन आज तो मुझे ये लगता है कि मेरे गुरुजी नहीं होते तो शायद कुछ सही हो ही नहीं सकता था। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और मैंने थोड़ा सा जैसे स्वरूप को साफ़ किया साफ़ कपड़े से और मैंने लगा दिया। लेकिन अभी भी संगत जी जब मैंने वो स्वरूप लगाया ना, तो मेरे मंदिर की जगह और स्वरूप की जगह थोड़ा सा डिफरेंस रखा कि मेरे मंदिर में कोई गुरु नहीं आ सकता। मैंने ऐसे सोचा और मैंने थोड़ा सा गैप रखा जो एक मैंने मेरे पास वैसे तो कोई आसन नहीं था, तो मैंने एक टेबल लिया, मैंने बहुत अच्छा सा उस पर एक आसन बिछाया और उस पर मैंने गुरुजी को विराजमान किया। मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं, मेरे लिए तो ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन ना एक स्वरूप मुझे ना ऐसा लगता था कि कई बार मुझे ऐसा लगता भी था कि इनमें बहुत पावर होगी, है ना, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता था जब मैं इनको देखती थी। लेकिन मैंने कभी भी संगत जी उनके सामने दीपक नहीं जलाया, कभी मैंने पूजा नहीं की। मैं अपने मंदिर में पूजा करती थी, लेकिन थोड़ी सी उनकी जगह, जैसे मानो कि मंदिर है, हल्का सा 1-2 गिट का गैप रखकर मैंने उनका स्वरूप रखा था। मतलब मेरे लिए गुरुजी का स्थान अलग था और मेरे मंदिर का स्थान अलग था। मैंने कभी भी मिक्स नहीं किया और ना ही मैंने कभी, बस मेरे लिए एक ऐसे थे कि एक कोई गुरु है उनकी फ़ोटो लगी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं बहुत 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 ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे सच में गुरुजी माफ़ करना। वैसे मैं हर वक्त इसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं हर वक्त यही बोलती हूँ गुरुजी मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मुझे पता है कि गुरुजी ने माफ़ कर भी दिया होगा क्योंकि ये मेरे से सब अनजाने में हुआ था। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ नहीं करती। और उसके बाद ना ऐसे मेरे और अंकल में एक बार फिर से बहुत गंदी लड़ाई हुई, हमारी बहुत ज़्यादा से कन्वर्सेशन बहुत गंदे वाली हुई, जिससे ना संगत जी मेरी बेटी तो सिर्फ अभी 5 साल की थी और 2019 में वो 5 इयर्स की थी। तो तब मेरी बेटी ने एक दिन आके मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो कंडीशन है ना, बस आप बहुत थोड़े टाइम में सेपरेट हो जाओगे और मुझे फंसा दोगे कि मैं किसके पास रहूँ।
लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि मैं किसी आप दोनों के अलावा ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं मम्मा के पास रहूं या पापा के पास। संगत जी वो बहुत छोटी थी, 5 साल का बच्चा कितना होता है, लेकिन सोचो कि हम दोनों का रिलेशन इतना वर्स्ट हो चुका था कि हमने अपनी बेटी पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने हर वक्त हम जब भी हमारी कोई बात होनी, हमारी बहस हो जानी खाना खाते वक्त, मतलब जैसे अगर हम साथ बैठे हैं और कोई बात हो रही है, दैट मीन्स हमारी कुछ ना कुछ छोटी सी बात लेके बहस होगी ही होगी। और बस मैं ऐसे ही परेशान। और संगत जी मेरी बेटी ने जब ये चीज़ बोली तो मैं और अंकल हम दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो गए, और हमने सोचा कि हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। हम दोनों के अलावा और एक बेटी के अलावा हमारे पास है कौन, क्योंकि या तो दीदी हैं बस, वो दिल्ली बैठे हैं, और उसके अलावा हमारे पास है कौन, कोई भी नहीं। और हम ऐसे लड़ते हैं, जबकि फिर मैंने मन में सोचा कि मेरे अंकल की तो तबीयत भी ख़राब रहती है, तबीयत भी नहीं सही रहती, तो कहाँ से, मतलब मुझे क्या पता कितना टाइम हम साथ में, हम क्यों लड़ते हैं। उस दिन संगत जी मैं बहुत डीप थॉट में चली गई और मैंने बहुत सोचा, और उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी कि अब मैं नहीं लड़ूं, बिल्कुल भी नहीं लड़ूं। तो पहले ना संगत जी हमेशा ऐसा होता था कि हमें इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थी ना, कि अगर मैंने कुछ बोल देना ना अपने अंकल को कि ये आप ले आना, तो फॉर श्योर वो नहीं आता था, क्योंकि उनको ऐसा होता था कि अगर इसने बोलना तो मैंने नहीं करना। शायद हो सकता है वो भूल जाते हो, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। और उसके बाद मैं एक बात बताती हूँ आपको, मेरी और मेरे चाचा जी की, जो मेरे मायके वाले हैं, तो मेरे चाचा जी के लड़के के साथ मेरी एक बार किसी बात पे लड़ाई हो गई थी। बहुत शादी से ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं कर रही मैं, मेरी शादी से 3-4 साल पहले की बात होगी, और उसने इतनी लड़ाई हुई थी कि उसने मेरी शादी भी अटेंड नहीं की थी। तो संगत जी उस दिन मैं वैसे गुरुजी के सामने बैठी और मैंने गुरुजी को बोला कि वैसे तो मेरे पति आपको बहुत मानते हैं, मुझे नहीं पता क्यों मानते हैं, इसमें आप में क्या ऐसी ताकत है या क्या पावर है, मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप सच में साक्षात हैं ना, तो मेरे उस वाले भाई का मेरे पास फ़ोन आ जाए, फिर मैं मानूंगी कि आप सच में हैं और आप में बहुत पावर है। जो मेरे अंकल आपको मानते हैं तो बहुत सही मानते हैं। संगत जी मैंने चैलेंज दिया गुरुजी को, मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन यही सच है, जो हुआ था मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगी। मैं कुछ भी ऐसा अपने फेवर में या फिर ऐसे नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी। मैंने उनको बोला कि अगर आप हैं ना, तो इतने बड़े गुरु हैं, अगर आप चमत्कारी गुरु हैं, तो आप मुझे ना मेरे उस वाले भाई का, चाचे के लड़के का फ़ोन आ जाए मेरे पास, क्योंकि मेरा बहुत मन है उससे बात करने का। क्योंकि संगत जी मेरे रियल ब्रदर से ज़्यादा उसके साथ थी, लेकिन लड़ाई के चक्कर में हमारी लड़ाई बहुत गंदी हुई थी। और देखो आज उसको, हमारे उस बात को भी कम से कम 13-14 साल हो चुके थे और हमने बिल्कुल भी बात नहीं की थी, इतनी वर्स्ट हमारी फ़ाइट हुई थी। हो सकता है शायद मैं ही गुस्से वाली हूँ, या मेरी सबके साथ लड़ाई होती है, या वैसे मैं संगत जी बहुत इमोशनल हूँ, मैं चीज़ों को बहुत इमोशनली हैंडल करती हूँ। मुझसे मैं इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि कुछ हो गया तो मैं उसको स्ट्रॉन्गली हैंडल कर लूँ, नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती हूँ। और 1 ही घंटा बीता, सिर्फ 1 घंटा संगत जी, मुझे टाइम याद है और मैं इतनी हैरान हूँ ना उस चीज़ के लिए। 1 घंटे बाद मेरे पास उसका फ़ोन आ जाता है, और मैं तो पहले फ़ोन देखती हूँ, फिर गुरुजी को देखती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, गुरुजी को देखती हूँ कि ये सच है कि मेरे पास उसका फ़ोन आया है। तो मैंने उसका फ़ोन उठाया और मैंने बात की, और उसने जस्ट इतनी बात की, कैसी है, ठीक है, और कैसी चल रही है लाइफ, चल आऊँगा मिलने के लिए। संगत जी मेरी तो ऐसे रूह ठंडी हो गई, मतलब ऐसे मैं तृप्त हो गई जब उसने मुझे ये चीज़ बोली कि चल तुझे मिलने के लिए आऊँगा, क्योंकि लास्ट 14 ईयर से हम नहीं मिले थे संगत जी। 14 ईयर इज़ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई छोटा पीरियड नहीं था कि 14 दिन हुए हैं, 14 महीने या 14 हफ्ते हुए हैं, वो 14 साल थे जब हमने बात नहीं की थी एक दूसरे से। लेकिन उसका मेरे पास कॉल आ गया, और मैंने तब भी गुरुजी को ऐसे ही बोला कि हो सकता है मेरा कोई कोइंसिडेंस हो, मैं इतनी जल्दी नहीं यकीन कर सकती किसी भी चीज़ को लेकर। तो उसके बाद संगत जी मैं
मेरे अंकल की तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको फिर से दिल्ली जाना पड़ा अपनी सिस्टर के पास, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए रहना पड़ता था यहाँ पर, क्योंकि उसके स्कूल वगैरह थे तो वो अकेली कहाँ ही रह सकती थी, तो मुझे रहना पड़ता था उसके पास। मैं मोस्टली मेरे अंकल को अकेले जाना पड़ता था, या फिर मैं जाती थी तो मैं वापस आ जाती थी। तो ऐसा ही चलता रहा था संगत जी। उनकी एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद मुझे दीदी ने कॉल करके मुझसे भी बुला लिया कि तुम उसकी हॉलीडेज़ करवाओ और तुम दोनों यहाँ आ जाओ, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उस दिन संगत जी मैंने पहली बार घर में मैंने उनको बोला कि मैं नेक्स्ट डे ही निकलती हूँ, सुबह मॉर्निंग फटाफट से निकलूँगी। उसी दिन रात को मैंने पहली बार गुरुजी के सामने दीपक जलाया, जैसे मैंने मंदिर में जलाया मैंने वहाँ जलाया, और मैंने बोला कि गुरुजी अगर आप सच में है ना तो मेरे अंकल को ठीक कर दो, और मैं सच में आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी नहीं लड़ूंगी उनसे, कभी भी नहीं लड़ूंगी। तो हम लोग चले गए दिल्ली, और दिल्ली गए तो उसके बाद मुझे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा से रोज़ेस की स्मेल आने लग गई, बहुत ज़्यादा मुझे आ रही थी। और मैंने अपनी दीदी को बोला कि दीदी जो मेरे ननद थे, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे कुछ स्प्रे किया है क्या रोज़ का? तो उन्होंने बोला नहीं तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में रोज़ का स्प्रे तो कैसे ही करेंगे। तो मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है कि हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट फ़िनाइल की या दवाइयों की स्मेल आती है, कि अगर आपका फर्श भी क्लीन करते हैं तो फ़िनाइल वगैरह से करते हैं। मैंने बोला पर मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है ऐसे रोज़ेस की, और मेरे को ना ऐसे बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज़ खुशबू कैसे आ सकती है। तो वो तो गुरुजी को बहुत टाइम से मानते थे, तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ गुरुजी को बोला था क्या, या गुरुजी से तुमने कुछ प्रे किया था, क्योंकि मुझे तो कोई भी ऐसी खुशबू नहीं आ रही, सिर्फ तुम्हें ही आ रही है। तो मैंने बोला कि मैंने ना उस टाइम पे उनको सच नहीं बोला। मुझे लगा कि अगर मैं बोलूँगी तो बोलेंगे कि हाँ ये गुरुजी को मानने लगी है, और मैं पता नहीं क्यों मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई इसे बोलेगा ना कि ये गुरुजी को मानती, तो मेरे को लगता था कि बहुत छोटी बात हो जाएगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि गुरुजी को मानना ही मेरे सिर का ताज है, कि मैं बोलूँ ना कि गुरुजी मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो मतलब ये है कि मेरे पास पूरी दुनिया का मतलब एक पावर है, जो दुनिया की जो जिनको मैं मानती हूँ उनके हाथ में सब कुछ है संगत जी। उसके बाद मैंने बोला नहीं तो मैंने क्या बोलना गुरुजी को, मैं तो वैसे भी गुरुजी को इतना नहीं मानती, मैं तो अपने शिव को मानती हूँ। तो उन्होंने इतना बोला कि हाँ मेरे गुरुजी शिव का ही रूप है, तुम फिक्र ना करो, मेरे गुरुजी है ना जो वो महाशिव हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनके हाथ में सारी सृष्टि है, वो सब कुछ संभालते हैं, सबकी देख रेख करते हैं। तो मैं ऐसे थी संगत जी की अच्छा गुरुजी जो हैं वो क्या सच में मतलब महाशिव हैं। तो अब शिव का नाम आ गया तो संगत जी मैं वैसे भी ऐसे हो गई पोलाइट सी की, क्योंकि मैं तो शिव जी को मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी। तो मैंने कहा फिर मैंने उनसे ना ऐसे जब, लेकिन ना अभी क्या हुआ था कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशन अब बहुत ठीक है और आप इनको नेक्स्ट डे इवनिंग तक लेके जा सकते हैं, तो इनको हम दे देंगे, तो आप लोग ले जाना। अब एक रात निकालनी थी वहाँ पर, और रात पूरी एक पड़ी थी, हमने नेक्स्ट डे निकलना था उनको लेकर। तो नेक्स्ट डे भी दीदी ने बोला कि तुम लोग इधर ही स्टे करना, तुम रात को नहीं जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता तबीयत का, तो तुम उससे भी नेक्स्ट डे निकलना। लाइक हम आज का दिन था तो परसों का हमें बोला। और हॉस्पिटल में मैंने रहने का डिसीज़न लिया कि हॉस्पिटल में मैं रहती हूँ, आप बेटी को लेकर चलो घर पे, तो आप वहाँ जाओ और मैं उसके बाद देखती हूँ, मैं आ जाऊँगी बाद में, हम सुबह आ जाएंगे, आप ब्रेकफास्ट लेके आ जाना, उसके बाद मैं घर पे जाकर फ्रेशन अप हो जाऊँगी। हम में ये डील हो गई। लेकिन दीदी के हस्बैंड और दीदी उसको छोड़ा है अपने बच्चों के पास, वो तीनों बिज़ी थे क्योंकि उनकी सास भी थे, तो बच्चे बहुत ठीक थे उनके साथ, और वो मेरे पास आके बैठ गए, और जो उनके हस्बैंड थे अंकल थे वो मेरे अंकल के पास जाकर बैठ गए। और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है दीदी के साथ, लेकिन दीदी को पता है कि हम दोनों की इतनी अच्छी नहीं बनती है, तो वो मुझसे ऐसे पूछने लगे, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो मैंने स्वरूप दिया था वो तुमने स्वरूप लगा लिया? तो मैंने बोला हाँ जी मैंने लगा लिया। और उन्होंने बोला कैसे लगाया तुमने, कोई डायरेक्शन वगैरह की, ऐसे ही लगा दिया? मैंने कहा जहाँ मंदिर है ना उसी वाली डायरेक्शन में। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है सही है वो। तो मैंने बोला इनकी कोई डायरेक्शन वगैरह भी देखते हैं।
तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी बात बोली कि तुम अपनी जगह शिव जी को स्थापित करोगे तो तुम डायरेक्शन नहीं देखोगे, तो ये महाशिव हैं। तो वो ना मुझे बेटा करके बोलते थे, क्योंकि हम में बहुत गैप था। मतलब मेरे अंकल में 9-10 साल का गैप था, तो मैं भी अंकल से भी 3 साल छोटी थी, तो हम में 12-13 साल का गैप था। वो समटाइम मुझे बेटा बेटा करके भी बोलते थे। मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी थी कि बेटा और एक जैसे दीदी ने बोल देना, जैसे बहुत छोटे बच्चे को, तो मैंने दीदी दीदी करते रहना, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह ही समझाना, कुछ कहना। तो मैंने उनको बोला कि दीदी मुझे बहुत गुस्सा आया आप पर, कि आपको पता है ना कि मैं नहीं मानती गुरुजी को, तो आपको ये भी पता है कि मुझे नहीं पता कि करना क्या होता है, अब फिर भी आपने स्वरूप दे दिया। तो उन्होंने बोला देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और मैंने आज तक तो स्वरूप दिया नहीं। तुम्हारे घर में अगर स्वरूप गया है ना राजा, तो तुम्हारी किसी चक्कर मतलब कुछ ना कुछ होगा, गुरुजी ने मुझे भाव दिया है इसीलिए मैंने भेजा है, अदरवाइज मुझे पता है कि तुम नहीं मानते तो मैंने नहीं भेजा। और मुझे ये बात सही लगी, सही भी ऐसे लगी कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि उनको कैसा भाव आया। और ठीक है, फिर मैंने बोला कि दीदी मुझे एक टाइम पे तो गुस्सा आया था, लेकिन उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने डर के मारे ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैंने गुरुजी का स्वरूप साइड में लगाया था या कुछ ऐसा। और मुझे ऐसा अब फील होता है अपने आप पे, इतना गुस्सा आता कि मैं ऐसे इतनी रूड कैसे थी उस टाइम पे, क्योंकि एक रूडनेस भी मैं दिखाती थी, लेकिन मैं ऐसे थी नहीं ना, क्योंकि हम किसी गुरु को नहीं मानते थे, हम नहीं मानते थे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में। और शायद अगर गुरुजी ने उस दिन वो कॉल नहीं आया होता तो मैं तो आज तक नहीं मानती, क्योंकि जब गुरुजी का कॉल आया ना और उनका फ़ोन आया मैंने तो गुरुजी को ये भी बोला कि हो सकता है कॉन्सिडेंस है या फिर आपका चमत्कार है, ये 50-50 हो सकता है। तब भी मैंने जो चैलेंज देकर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, पूरा किया, उसके बाद भी मैंने डाउट दे दिया कि नहीं हो सकता है कि 50-50 चांसेस उसका आना ही हो और ये तो कोइंसिडेंस हो गया हो। अंदर से मुझे पता था कि कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, 14 साल बाद अगर कोई बंदा फ़ोन कर रहा है और उसी दिन जिस दिन मैंने एक भगवान को बोला कि होना चाहिए ऐसा, अगर आप करके दिखाओ, अगर ऐसा है, जो इम्पॉसिबल काम था उसको पॉसिबल किया, तो कौन कर सकता है। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना ऐसा करो, गुरुजी का बहुत अच्छा सा एक आसन मैं तुम्हें देती हूँ, तुम वो लेकर जाओ और एक ना तुम बस इतना काम करो, तुम गद्दी मत लगाओ, लेकिन तुम जो जिन पे गुरुजी को बिठा रखा है ना, उन पर जिन पे विराजमान किया हुआ उसके नीचे बहुत अच्छा सा एक आसन बिछा दो। मैंने बोला ठीक है। तो वो मेरे को दिल्ली में चले गए हम लोग एक शॉप पर, तो उन्होंने मुझे वहाँ से दिलवा दिया और बहुत ही प्यारा 3-4 मुझे दे दिए और मैंने बड़ी खुशी से ले लिए, क्योंकि उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई गुरुजी के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी, इतनी हमारी बातें नहीं हो पाई। और उस टाइम पे हम नेक्स्ट डे गए थे शॉपिंग के लिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे मुझे पहले तो ब्रेकफास्ट किया और हम गए और हम लेके आए थे आसन वगैरह। तो उसके बाद ना जिस दिन हम रात को वहाँ पे उनके घर में रुके, तो उस दिन सब लोग जैसे गुरुजी को मानते थे एक्सेप्ट मी, कि मैं इतना नहीं मानती थी, लेकिन मैं मानती थी, अंदर ही अंदर मुझे यकीन होने लगा था, लेकिन मैं शो नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था एकदम से अगर मैं बोलूँगी तो ये मेरी ऐसे होगी कि हाँ देखिए एकदम से इसकी ईगो टूट गई है, कैसे मानने लग गई है। नो संगत जी समझ सकते होंगे आपकी, एक जो लड़कियों में ये चीज़ होती है वैसे भी। तो मैंने उनको ये चीज़ शो नहीं की कि हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे। तो बातों बातों में ना उनके मुंह से निकला कि गुरुजी जब प्रेजेंट होते हैं ना वहाँ पर, तो आपको रोज़ की खुशबू आती है। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो मैंने बोला रोज़ की स्मेल, तो मैंने बोला कि आज तो मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। तो दीदी ने बोला कि इसलिए तो बेटा मैं तुझसे पूछ रही थी कि तूने गुरुजी से कुछ प्रे किया है, गुरुजी से तूने कुछ मांगा है या फिर, क्योंकि मुझे तो नहीं आ रही थी और वहाँ खड़े किसी को भी नहीं आ रही थी, सिर्फ तुझे ही आ रही थी, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा कि तूने कुछ मांगा है, गुरुजी से कुछ कहा है कि इसको ठीक कर दो या कुछ, क्योंकि गुरुजी के बहुत ऐसे सत्संग हैं जो गुरुजी खुद आकर एक बीमारी का इलाज करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे भी संगत जी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने गुरुजी को कुछ बोला था, लेकिन मैंने ऐसे बोला कि हाँ मैं जब मंदिर गई थी तो मैंने मंदिर में शिव जी को बोला था, और आप तो बोल ही रहे हो कि गुरुजी शिव जी का रूप है, तो शायद उन्होंने सुन ली हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही है, और
गुरुजी ने इसीलिए तेरे को वहाँ पे प्रेजेंस फील कराई अपनी, गुरुजी वहाँ थे इसीलिए वो इतनी जल्दी ठीक हुआ। और क्योंकि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो मैंने सिचुएशन देखी थी कैसी थी, मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे तुमने बोला कि वहाँ पे मुझे रोजेस की स्मेल आ रही है, तभी मैंने चिंता छोड़ दी सारी। और देखो डॉक्टर ने नेक्स्ट डे इसको लेके जाने को भी बोल दिया। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, अगर गुरुजी इनका ख्याल रख रहे हैं तो। मन में तो संगत जी बात सुनकर मुझे बहुत ठंडक मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन मेल्ट हो रहा था, ऐसे मेल्ट हो रहा था कि गुरुजी ने ऐसा किया है, सच में गुरुजी ने किया है। और कौन ही कर सकता है संगत जी, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं रिलेट कर रही थी, खुशबू आना और मुझे एकदम से फ़ोन आना, तो ये कोई छोटी बातें नहीं थी जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी। गुरुजी ने तो अपनी तरफ से मुझे हर तरफ से ब्लेस करने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ़ मैं थी, मूर्ख थी मैं एक तरह की, कि मैंने उस चीज़ को नहीं समझा और मैंने हर टाइम गुरुजी को चैलेंज दिए गुरुजी को समझने के लिए। और उसके बाद मैंने और हमारी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि तुम लोग अब जाओगे तब तुम गुरुजी का मत्था टेक के बड़े मंदिर में फिर होकर जाना। तो मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने अंदर से बोला हाँ, मैंने एकदम से बोला हाँ हाँ ठीक है, हम बड़े मंदिर जाके फिर जाएंगे। और संगत जी ये चीज़ सुनकर मेरे अंकल के फेस पे जो मैंने स्माइल देखी मुझे देखते हुए, मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने से ही कि मेरे अंकल ने मुझे देखकर स्माइल तो की एटलीस्ट, क्योंकि हम तो बस एक दूसरे से बस फॉर्मली बात करते थे और कुछ ऐसा ही। बस हम मंदिर गए ना जब, तो मंदिर जाने लगे तो मेरे अंकल ने मेरे साथ बातें करनी शुरू की, जो कि हमने बहुत लंबे टाइम से नहीं की थी संगत जी। वो बहुत ठीक भी फील कर रहे थे और उन्होंने मुझे अपने साथ गुरुजी के एक्सपीरियंस शेयर किए। उसमें से एक एक्सपीरियंस ये था कि वो जब शादी से पहले दीदी के पास आए थे तो एक बार उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा भी ऐसे कि वो ना उनको शौक़ था उस टाइम पे कि बाइक पे जाएंगे हम दिल्ली, बाइक पे जाएंगे। तो वो बाइक पे गए, लेकिन हाईवे पे उनकी एक गाड़ी से बहुत गंदी टक्कर होते होते बची, क्योंकि एक तरफ से ट्रक था और वो ओवरटेक कर रहे थे। गलती उन्हीं की थी, लेकिन कहते मुझे ऐसे लगा कि मुझे मतलब जो गाड़ी थी और ट्रक था उसके अंदर बहुत कम गैप था, कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गैप में मेरी बाइक भी नहीं क्रॉस हो गई, इतना कम गैप था। लेकिन सोचो कि गुरुजी ने कैसे वो इतनी बड़ी कर दी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बाइक को बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे मतलब फील ऐसा होने लग गया कि और मेरी बाइक ऐसी अपने आप निकल गई वहाँ से, जबकि पॉसिबल नहीं था जब मैंने वो जगह देखी थी, क्योंकि मैंने तो उस टाइम अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था अब तो मैं गया, कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं ट्रक और कार के बीच में ज़रूर फंसूंगा। क्योंकि मैंने ओवरटेक लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसमें गैप नहीं देखा कि कितना गैप है। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ सुनाई तो मैं तो एकदम से मैं संगत जी मेरे गूज़बम्स आ गए कि ये कैसी बात बनी कि थोड़ी सी जगह थी, आपकी बाइक नहीं क्रॉस होनी थी, फिर भी बाइक क्रॉस हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं, ये गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ना संगत जी बस मैं उनकी बातें सुन रही थी और बातें बस सुन रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब वो मेरे से बात कर रहे थे, मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। और इसी बहाने चलो मैंने कहा चलो इस बहाने कुछ ऐसा तो पता लगा, क्योंकि हम में तो कभी कोई बात हुई नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो था वो था। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है जब से बीमार हुए थे ना तब से ये बहुत इरिटेट रहने लग गए थे, इरिटेट, क्योंकि काम पे भी जाना हर टाइम, कभी बीमार रहना, कभी क्या, हर टाइम मेडिसिन्स भी रहना। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत इरिटेट हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे चीज़ों से जल्दी। तो उस टाइम पे जब वो हम में कोई ख़ास बात नहीं होती थी, बात होती थी तो सिर्फ इतनी कि खाना क्या बनाया है, कब खाना है, अभी खाना है, बाद में खाना है, क्या लेके आना है, अगर लेके आने को बोल दो तो लेके आना नहीं है, मतलब बस ऐसे ही। और नहीं लेके आने पर हम में फिर लड़ाई हो जानी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि छोटी छोटी चीज़ें जो अगर मैं किसी को बताने जाऊं कि हम में इस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई है तो वो कहेंगे कि तुम लोग सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं है। और उसके बाद ना उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताए, और भी 2-3 एक्सपीरियंस बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बड़ा ये लगा तो मैंने आपके साथ संगत जी शेयर किया, क्योंकि मैंने अपना सत्संग भी बताना है। तो उसके बाद मैं बड़े मंदिर चली गई। बड़े मंदिर गई तो मेरी ननंद, मेरी दीदी और उनके अंकल और बच्चे तो जाते ही थे। तो मेरी बेटी पहली बार गई थी, तो मेरी बेटी ने शिवलिंग को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं शिव जी को मानती थी तो वो भी शिव जी को ही मानती थी।
तो वो ना वैसे भी ऐसे हर वक्त शिव जी की पेंटिंग करते रहना, ड्राइंग करते रहना, तो उसको बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत कनेक्टेड थी शिव जी के साथ। तो ना इसके बाद एक सेवादार आए और सेवादार ने बड़ी स्माइल अच्छी करते हुए बोला कि बहुत ही क्यूट बच्ची है आपकी। तो उसने बोला कि थैंक यू अंकल। तो मतलब बस वैसा ही। और उसके बाद वो सेवादार अपने आप चले गए, मतलब आए और चले गए, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस बोला जय गुरु जी और वो चले गए। और वो बहुत खुश हुई कि मम्मा इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग, मज़ा आ गया यहाँ आके, मज़ा आ गया। मतलब वो इतनी खुश थी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वो अंदर से। और खुश संगत जी मैं भी बहुत थी। मैं इसलिए भी खुश थी कि मेरे अंकल ने आज मेरे साथ इतने टाइम बाद इतनी अच्छे से बात की, और एक मैं अपने महाशिव के पास पहुंच गई हूँ। मेरे शिव जी के साथ मेरी बहुत अच्छा कनेक्शन है संगत जी। और मुझे तो महाशिव मिल गए साक्षात इस धरती पर, और जिनके मैं ठिकाने पर जा सकती हूँ। और मुझे जाकर ऐसा लगा, मुझे फील हुआ कि ना मेरे साथ साथ गुरुजी चल रहे हैं, मुझे गुरुजी खुद लेकर आए हैं यहाँ पर और मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और मुझे बस ये बोलते जा रहे हैं, पुत्र फिक्र ना करें, तू कदे भी फिक्र ना करें, बस तू बस सब कुछ सही है और सारा कुछ मेरे पे छाड़ दे। मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे ना बार बार यही बोल रहे हैं कि तू फिक्र ना कर। या तो हो सकता है कि सबको ही ऐसा लगता होगा मंदिर में जाकर, बड़े मंदिर जाकर, कि गुरुजी हैं तो क्या ही किसी बात का फिक्र है। लेकिन मुझे तो स्पेशली ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बस गुरुजी अपने साथ साथ मेरे चल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि पुत्र फिक्र ना करें। मतलब मेरे कानों के पास, बिल्कुल कानों के पास ऐसे बोल रहे हैं, पुत्र फिक्र ना करें। और हम लाइन में चलते चलते संगत जी पहुंच गए मंदिर। हमने माथा टेका, बाहर आंगन में आए, हमें चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। और मुझे काफ़ी सारा से कढ़ा प्रसाद मिला जो कि हम घर पर भी लेकर आए। बहुत सारा प्रसाद हम घर पर भी लेके आए और वहाँ पे खाकर भी आए। और उसके बाद घर पे हम लोग आ गए, उसी टाइम हम निकल चुके थे। मम्मा दीदी वारी अपने घर को चले गए थे और हम अपने घर को निकल गए थे। और उसके बाद हमारी रास्ते में मेरी और अंकल के साथ इतनी बातें हुई। मेरी बेटी भी हम दोनों के साथ हंस के बातें कर रही थी। और मतलब एक ऐसी हैप्पी फैमिली जैसी मुझे फीलिंग आने लगी जो कि आज तक मुझे नहीं आई थी। या तो मेरी बेटी मुझसे बात करती थी या फिर अपने पापा से, या फिर वो बेचारी इसी चीज़ में फंसी जाती थी कि जाओ अपने पापा को ये बोल दो, वो बोलती थी जाओ अपने मम्मा को ये बोल दो। तो वो तो मुझे लगता है बचपन से इसी काम में लगी हुई थी और वही कर रही थी। लेकिन उस दिन जब जैसे उसकी बातों में एक्साइटमेंट थी, जब वो बोल रही थी, एक्साइटेड हो गए, तो समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है हमें ऐसा देखकर। और मैं अंदर से बहुत खुश थी। ऑल्दो मेरे अंकल ने भी एक टाइम पे ऐसा बोल दिया कि आज मुझे लग रहा है कि हम फैमिली हैं। और सच में संगत जी ऐसा ही लग रहा था कि आज लग रहा था कि हम फैमिली हैं। एक फैमिली का मतलब क्या होता है, तुम साथ में रहो, हंसो खेलो, अपनी बातें बताओ। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी नई नई शादी हुई है गुरुजी के यहाँ जाकर, उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ और तब मैं अपनी नई लाइफ शुरू कर रही हूँ। मुझे मैरिड लाइफ का तो तब एक्सपीरियंस हुआ है संगत जी जब मैं ठीक हुई और हमारी अंकल और मेरे में बहुत मतलब अच्छी बातें होनी शुरू हुई। घर पहुंचने के बाद संगत जी तब भी हमारे बीच में सब सही, सब कुछ सही। और मैंने गुरुजी का जो मैं आसन लेके आई थी मैंने बिछाया, मैंने गुरुजी का आसन बिछाकर और बड़े ही सही तरीके से मैंने गुरुजी को विराजमान किया, मंदिर के पास उनका स्वरूप कर दिया। और तो मैंने बिल्कुल पास कर दिया। और उसके बाद मैंने उनका भी दीपक, मतलब इकट्ठे दीपक जलता था, एक दीपक मेरे शिव जी का और जो मैं जलाती थी वही, तो वो भी महाशिव थे। तो मैंने उनका मंदिर में प्रॉपर ऐसे करना, घर में मंत्र जाप चलते रहना, नॉन स्टॉप मेरे घर में मंत्र जाप चलता है संगत जी, नॉन स्टॉप। मतलब मंत्र जाप का आवाज़ धीरे कम ऊपर हो सकती है कि अगर कोई बात कर रहे हैं तो आवाज़ कम हो जाए, लेकिन बंद हम बहुत ऐसी कम पॉसिबिलिटी होती है कि हम बंद कर दें। हम मंत्र जाप ऑल द टाइम चला कर रखते हैं गुरुजी का। और मुझे ऐसा ही लगता है कि गुरुजी के मंत्र जाप से मेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, सारी नेगेटिविटी। और उसके बाद संगत जी बहुत छोटे छोटे सत्संग हुए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे सत्संग हुए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ भी एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ना बड़ा मन कर रहा था उस दिन समोसे खाने का। और मैंने बोला कि गुरुजी आज तो ना, अच्छा उस दिन ना बारिश आई थी बहुत ज़्यादा,
और अंकल के घर आने का टाइम था 6:30 7 बजे, 7:30 बजे, इन टाइम के बीच बीच में वो आते थे। तो मोस्टली 7 7:30 के बीच में, 6:30 तो बहुत कम आ पाते थे। तो मैंने इसे बोला, गुरुजी आज तो आप बनता है ना एक समोसा, तो आज तो मतलब ऐसे ही मैं बैठी थी और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी यार आज तो बनता है एक समोसा, मौसम अच्छा है, कड़क चाय और एक समोसा मिल जाए, मज़ा आ जाए। और मैं बोल ही रही थी तो मेरी बेटी भी बोलती कि मम्मा सच में समोसे के साथ साथ में एक जलेबी भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो एक और आके मौके पे तो चौका मारा कर, मतलब एक भी चीज़ नहीं आई है तो दूसरी चीज़ तो मांग ले। और मैंने बहुत उस टाइम पे मैंने ट्राई किया अंकल का फ़ोन, कि अंकल का फ़ोन मिल जाए और मैं उनको बोल सकूं कि आप आते वक्त ये ले आना, लेकिन अभी मैं उनका फ़ोन नहीं मिला और मैं दूसरी पल भूल गई और मैंने अपना खाने वाने का जो दाल वगैरह थी मैंने चढ़ा दी और उसको बढ़िया तड़का लगा कर रख दिया। क्योंकि उसके बाद मुझे था कि चलो जब अंकल आएंगे तो मैं फ्री रहूं मेरे अंकल के लिए। मैं दाल वगैरह बनाई, उसके बाद मैंने शाम की जोत जलाई, उसके बाद मैं फ्री हुई। इतने में ही टाइम था वही 7:15 का। अंकल आते हैं और अंकल बोलते हैं भाई फटाफट से ना चाय बना लो एक अच्छी सी। मैंने बोला क्या हुआ? कहते बारिश का मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है और ये देखो मैं समोसे और जलेबी लेके आया हूँ। संगत जी, मैं और मेरी बेटी हम एक दूसरे को देख रहे थे और हम इतना तेज हंसे कि कैसे गुरुजी मतलब हमारे मन की बात किसी तक भी पहुंचा सकते हैं और कैसे भी पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम लोग अचानक से, क्या हुआ? मैं मतलब समोसे लाया हूँ, कोई लाफिंग कोई ऐसी चीज़ थोड़ा ना लाया हूँ जो तुम इतना हंस रहे हो। तो हमने बोला कि नहीं, हमने गुरुजी से अब भी थोड़ी देर पहले बात की थी, गुरुजी आज तो देखो समोसा या समोसा जाना चाहिए। और इतने में ये बोली नहीं मम्मा समोसे के साथ जलेबी भी होनी चाहिए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हमने गुरुजी को भोग लगाया उसका, क्योंकि मैंने बोला गुरुजी यार हमें खाना चाहिए, आज तो बनता है। तो हमने गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी के भोग वाला हमने प्रसाद खाया और चाय बनाई कड़क सी, और हमने टीवी भी देखा, आराम से एक मूवी देखी उस टाइम पे। बड़ा मज़ा आया। मतलब उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मेरा पूरा दिन बना दिया। क्योंकि संगत जी मैं वर्किंग थी मैरिज से पहले, लेकिन मैरिज के बाद मैंने काम नहीं किया और मुझे बहुत ज़्यादा खलती थी वो चीज़ कि मैं सुबह से शाम तक बस जब तक बेटी स्कूल से वापस नहीं आती तब तक मैं ऐसी अकेली मुंह लटका कर बैठी रहती हूँ। लेकिन अब मैं गुरुजी के साथ बातें करती हूँ, हर वक्त मंत्र जाप को उच्चारण करती हूँ। बस मैं अगर कभी भी सैड होंगी तो मैं मन ही मन में गुरुजी से बातें करना शुरू कर दूँगी। और बस अब मैं गुरुजी से ये अरदास करती थी, गुरुजी कि मेरी अब मेरे अंकल के साथ एक नई लाइफ शुरू हुई है, मैं एक नई जर्नी मैंने शुरू की है जो कि मैंने शादी के बाद वो चीज़ कभी भी फील नहीं की थी। तो बस आप मेरे पे इतनी कृपा करो कि मेरे अंकल का कैंसर ठीक हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और उसके बाद अंकल जी ने एक दिन आए घर पे और उन्होंने बोला कि गुरुजी के सत्संग पे जाएगी। तो मैंने बोला गुरुजी के सत्संग पे? तो उन्होंने बोला कि हाँ तो गुरुजी का सत्संग है, मेरे एक फ्रेंड ने स्टेटस लगाया हुआ है गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन, तो तूने अगर चलना है तो बता, हम चलते हैं, मैं बोल दूंगा उसको, और मेरा काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलते हैं, क्योंकि मैं तो कभी गुरुजी के सत्संग पे गई नहीं थी, बस मैंने थोड़े बहुत सत्संग सुनती थी, वो यूट्यूब पर ही सुनती थी। उसके बाद तो मैंने कभी गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया। और मैं उसके बाद गई और हम लोग सत्संग पे गए तो संगत जी वहाँ पे मुझे ना जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप भी वहाँ से मिलता है, ना ही ये कोई बात हुई थी हमें। लेकिन मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था तो मुझे लगा था कि कोई ज़रूरत भी नहीं है दूसरे स्वरूप की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जितने स्वरूप आपको दिए जाते हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। मैं सत्संग गई हूँ संगत जी, सत्संग हमने अटेंड किया है और मैंने वहाँ पे भी मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। और तब तक तो मुझे संगत जी बहुत कुछ पता चल चुका था गुरुजी के बारे में कि कैसे संगत अपना सत्संग बताती है, या गुरुजी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद में कितनी शक्ति है, लंगर प्रसाद पूरा खाना चाहिए, बहुत कुछ मुझे पता लग गया था। लेकिन इस वाले सत्संग के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला सत्संग का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था। मैंने सिर्फ यूट्यूब पर सत्संग सुने थे और यूट्यूब पर मैं ये भी सुनती थी कि वो सत्संग गए और सत्संग में ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन एक आपने खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करना और एक किसी के मुंह से सुनकर करना, तो बहुत फ़र्क होता है उस चीज़ों में।
मैंने ऐसे ही बस मतलब हम गए और मैंने लंगर प्रसाद लिया और सत्संग शेयर करने वहाँ पे लगे। तो मैं भी उठी और मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया। और जब मैंने सत्संग शेयर किया तो मैंने पहली बार मेरे अंकल को पता चला कि वो जो गुलाबों की खुशबू आई थी वो इसीलिए आई थी कि मैंने गुरुजी को बोला था कि वो ठीक हो जाएं। और वही चीज़ हुई और मैंने यही बोला कि बस गुरुजी से अब मेरी यही अरदास है कि वो हमेशा ठीक रहें। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो गई है और बस मन में यही चीज़ चल रही थी, गुरुजी अब मेरी मैरिड लाइफ को ऐसे ही रखना, बस हम अब वर्स्ट नहीं होनी चाहिए, ये हेल्दी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए विद इन टाइम। मेरी बेटी इससे बहुत खुश रहती है। और संगत जी उसके बाद हमने एक और बेबी का प्लान किया, क्योंकि जब चीज़ें ठीक हो गई तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अभी एक और बेबी होना चाहिए हमारा। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे एक बेबी हुआ, बेबी बॉय, अभी जो बहुत छोटा है, सिर्फ 6-7 महीने का। और संगत जी मैं अपना सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया है। और उसके बाद संगत जी जो सबसे बड़ा सत्संग मेरा ये है कि अब मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो चुकी है। डॉक्टर्स ने बहुत हद तक इनकी मेडिसिन्स कम कर दी हैं और उन्होंने यही बोला है कि हमें तो ऐसा फील हो रहा है आपको देखकर कि आपको तो कभी कैंसर था ही नहीं, कि मतलब कैंसर तो लोगों का विद इन टाइम बढ़ता जाता है लेकिन आपका तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और बहुत अच्छा है, जैसे जैसे आपकी तबीयत ख़राब होती थी उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है वैसा, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये सच में मिरेकल हो रहा है, ये जो मैंने देखा है, जितना एक्सपीरियंस किया है उस अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूँगा कि ये मिरेकल है और कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे अंकल को ब्लेस किया, मुझे एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और मेरी बेटी बहुत खुश है संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश है। और आज वो 9 साल की पूरी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए भी कि वो हमें देखकर खुश है और वो अपना एक भाई पाकर तो और भी ज़्यादा खुश है। जैसे अब मेरे वाले सीन ही हो गया, जैसे कि मेरी दीदी और मेरे अंकल में 9 साल का फ़र्क था, 9 या 10 साल का, वैसे ही मेरी बेटी और बेटे में 9-10 साल का फ़र्क था। संगत जी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें दोनों भी रिलेट करती हैं कि तब हमने फैमिली प्लान करना नहीं सोचा, इतना नहीं किया, लेकिन जब हमें पता लगा कि अब अंकल ठीक हो रहे हैं, अब ठीक हैं, तो हमने उसके बाद फिर से एक बेबी प्लान किया। और आज मुझे ये इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं अब एक बेबी बॉय की ममा बन चुकी हूँ और मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है बेबी बॉय के साथ। और मेरे अंकल की तबीयत बहुत हद तक ठीक कर दी है, अभी जो 30% है वो भी ठीक हो जाएगी मेरे गुरुजी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से। बस गुरुजी ऐसे ही हमें अपने साथ जोड़े रखें, अपने सत्संग पे हमें बुलाए रखें और मुझे भी अपना आशीर्वाद दें कि मैं ऐसे ही अपना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मुझे भाव आया था कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस मैं अपने सत्संग को संगत जी यही विश्राम देती हूँ और बस गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन संगत जी मैंने बहुत गलतियाँ की थी गुरुजी को मानने में, गुरुजी को समझने में, बस आप भी गलतियाँ मत करना, क्योंकि सच में मेरे गुरुजी बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं, वो हर चीज़ समझते हैं और अपने होने का भी एहसास हमें दिलाते हैं। और अपना देखो, मैंने चैलेंज दिया, एक भगवान को मेरा चैलेंज लेने की क्या ज़रूरत या उसको पूरा करने की क्या ज़रूरत, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको डावाडोल नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो कभी भी ऐसा, जब भी उन्हें उनको भी प्रूफ देना पड़े ना, वो भी देने को आ जाते हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वरना कौन ऐसा होता है। ये मेरे महाशिव हैं और इनके अंडर सारी सृष्टि है, हम तो बस कीड़े मकोड़े हैं इनके सामने, लेकिन फिर भी हमारी इतनी सुन जाती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसे ही सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। संगत जी मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी और अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारे संगत जी, संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फिर से बोलूँगी कि हमें किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है। गुरुजी ने हमें बहुत इशारे देने हैं, बहुत इशारे देते हैं, वो हमें समझने हैं और उसी चीज़ को फॉलो करना है। और संगत जी, इशारों पर ही अब हम रह सकते हैं कि गुरुजी हमें ड्रीम दर्शन दे सकते हैं या सत्संग के द्वारा हमें कुछ बता सकते हैं, मैसेज के द्वारा। हो सकता है हमें किसी के थ्रू भी मैसेज भेजा गया हो, लेकिन संगत जी बस हमारे समझने पर है कि हमें क्या समझना चाहिए। लेकिन हम ऐसे हैं, हम ह्यूमन बीइंग की, जब हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक होगी तो हम वही करते हैं, तो हमें वही लगता है कि यही इशारा होगा। लेकिन समटाइम संगत जी अपोजिट भी होता है, आपने क्या सोचा होता है और क्या होना होता है। इसीलिए हमें हमेशा गुरुजी के इशारों को समझना चाहिए। कुछ भी बुरे के लिए नहीं होता है, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए। इसीलिए हमारे को अपने गुरुजी पर यकीन रखो और हमेशा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करो और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।